Okay, so can we start? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay, so the next topic is what happened to the local schools. ब्रिटिश रूल के दौरान लोकल स्कूल्स जो थे विलेजेस लेवल पर उनके साथ क्या हुआ था, so देखिए. Do you have any idea of how children were taught in pre-British time? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? क्या आपको कोई आइडिया है कि चिल्ड्रंस जो है वो ब्रिटिश टाइम के अंदर कैसे स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूल में जाते भी थे या नहीं जाते थे, और अगर स्कूल में जाते थे तो ब्रिटिश टाइम के ड्यूरिंग स्कूल्स हमारे कैसे थे? सो देखिए, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. विलियम एडम की क्या रिपोर्ट है? देखिए, इन 1830 विलियम एडम, ए स्कॉटिश मिशनरी, toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. 1830 के अंदर विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने बंगाल और बिहार के स्कूल्स में टूर किया और कंपनी ने उनसे पूछा कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि बंगाल और बिहार के अंदर स्कूल्स जो है वो कैसे चलते हैं. Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. But the total number of children being taught in these Pathshala were considerable, over 20 lakh. These institutions were set up by the wealthy people or the local community. At times, they were started by a teacher guru. एडम को ये पता चला, एडम ने जब रिसर्च की, टूर किया, तो उसे ये पता चला कि बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख पाठशाला जो है वो चल रही है, लेकिन किसी भी पाठशाला में 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं है. ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट एक पाठशाला में पढ़ते थे. तो 1 लाख पाठशाला थी, तो टोटल स्टूडेंट्स ओवर 20 लाख हो गए. 20 लाख स्टूडेंट इन पाठशाला में पढ़ रहे थे. ये पाठशाला, ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये किसी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किए थे. ये वेल्दी पीपल, अमीर जो लोग थे, उन्होंने शुरू कर दिए थे, या पंचायत लेवल पर गांवों ने अपने शुरू किए थे, जिनमें केवल एक ही टीचर होता था जिसको गुरु बोलते थे. The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the Pathshala at the time. There were no fixed fees, no printed books, no separate school building. उस टाइम पे जो स्कूल्स होते थे वो आज के स्कूल से बिल्कुल अलग थे. वहां पर कोई फिक्स्ड फीस भी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स भी नहीं थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग भी नहीं थी, ना कोई बेंचेज या चेयर थे, ना ब्लैक बोर्ड थे, ना कोई सेपरेट क्लासेस थी, ना रोल कॉल रजिस्टर्स थे, ना एनुअल एग्जाम्स होते थे, ना ही रेगुलर कोई टाइम टेबल था. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple. कहीं पर जो क्लासेस है वो पेड़ों के नीचे लगती थी, कहीं पर गांवों में, मंदिरों में और दुकानों में भी क्लासेस चलती थी, या फिर जो टीचर होता था, गुरु होता था, उसके घर पर भी क्लासेस चलती थी. Fee depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. फीस जो है वो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी. जो ज्यादा रिच थे वो ज्यादा फीस देते थे, जो पुअर थे वो कम फीस देते थे. टीचिंग जो है वो ओरली होती थी. गुरु डिसाइड करते थे कि उन्हें बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या किस चीज की जरूरत है, वो गुरु डिसाइड करते थे और वही उन्हें पढ़ाते थे. Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with group of children with different levels of learning. क्लासेस जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग नहीं थी. सारे स्टूडेंट्स एक जगह ही बैठकर पढ़ते थे और गुरु जो है, टीचर जो है, वो सबसे इंटरेक्ट करते थे ग्रुप के अंदर ही. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when the rural children often worked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. एडम को ये बात पता चली कि जो सिस्टम था वो काफी फ्लेक्सिबल था, वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ही चलता था. हार्वेस्टिंग का टाइम मतलब जब भी फसल कटती थी तो उस टाइम पे पाठशाला नहीं चलती थी, क्योंकि गांव के बच्चे जो है वो ज्यादातर खेतों में काम करते थे, और जब फसल कट जाती थी, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद पाठशाला शुरू होती थी, ताकि वो पीजेंट फैमिलीज के जो बच्चे हैं, पीजेंट फैमिलीज के जो स्टूडेंट है, वो भी पाठशाला को अटेंड कर सके, ज्वाइन कर सके. ये उस टाइम पे हमारा सिस्टम था. डू यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट? टेल मी. सर क्लियर. मैथिली, रणधीर, हर्षित, प्रकाश, कोई रिस्पॉन्स नहीं है. Yes, sir. Clear. सर क्लियर. Yes, sir. Clear. सर क्लियर. Good. Sir, Okay. clear. Fine. Okay. नेक्स्ट इज न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स. देखिए, अब नए रूटीन्स बनाए. अब रिपोर्ट मिल गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि कैसे स्कूल्स चल रहे थे. अब नई रिपोर्ट, न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स. इसमें आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है पूरा पढ़ने की, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था. कि आफ्टर द 1854 कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. 1854 के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब वो जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसको वो इंप्रूव करेंगे. राइट. सो उन्होंने नए रूल्स और नए
रूटीन्स को लेकर आई, उसमें क्या था कि पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो पाठशाला जो नए रूल्स को अडॉप्ट करेगी उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि जो पाठशाला इन नए रूटीन और नए रूल्स को मानेगी उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन जो इनको नहीं मानेंगे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। ओवर द टाइम द गुरु हु वांटेड to retain their independence found it difficult to compete with the government ended and regular पाठशालास, राइट। अब जो गुरु थे उनके लिए ये काफी कंपटीशन हो गया था, compete करना मुश्किल हो गया था अपनी पाठशालाएं चलाने के लिए। The new rules and routines had another consequence. In earlier system, children from poor peasant families had been able to go to pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time when children of poor families had to work in the field. नए रूल्स और नए रूटीन के और भी परिणाम थे, अनदर कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। क्या मैंने पहले बताया कि अर्लियर सिस्टम में क्या था कि पीजेंट फैमिलीज के जो बच्चे थे वो पाठशाला नहीं जाते थे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे खेतों में काम करते थे। लेकिन अब जो नया टाइम टेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नया टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी होती है और आपकी रेगुलर अटेंडेंस भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे आपका हार्वेस्टिंग का टाइम हो चाहे कैसा भी टाइम हो, आपको स्कूल अटेंड करना ही होगा। Inability to attend school came to be seen as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn. और अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो वो इनडिसिप्लिन माना जाएगा और ये समझा जाएगा कि आप जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, आप लर्न करना नहीं चाहते, राइट। सो नए रूल्स और नए रूटीन्स भी जो है वो कर दिए गए थे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थ्योरेटिकल प्रोसेस है ये, बिल्कुल एक थ्योरी। Yes, sir. यस, इसमें कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं है यहाँ पर। सर वर्नाकुलर एजुकेशन का क्या मीनिंग है? वर्नाक जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, राइट, उसी को हम वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम बोले। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा चला आ रहा है सेंचुरीज से पहले से ही। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो। Okay, next is the agenda for a national education, right? British officials were not only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. केवल ब्रिटिश ऑफिसर ही जो है वो इंडिया में एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते थे। 19th सेंचुरी में कई सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो विचारवान लोग थे, जो थिंकर्स थे, वो भी ये सोचते थे कि इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. Right? यूरोप के डेवलपमेंट को देखकर इंडियंस भी काफी इंप्रेस्ड हुए और वो भी ये सोचने लगे कि वेस्टर्न एजुकेशन से हम इंडिया को भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education. उन्होंने ब्रिटिशर्स से ये गुहार लगाई, ब्रिटिशर्स को ये बोला कि आप इंडिया के अंदर और ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाइए और एजुकेशन पर और ज्यादा खर्च करिए और ज्यादा पैसा खर्च करिए। You will read about some of these efforts in chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. इसके बारे में हम डीपली जो है वो चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे। कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो इसके अगेंस्ट थे, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। क्यों थे वो? इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। पूरा इसमें यही लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ये सोचते थे कि महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ये सोचते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो इंडियंस के माइंड में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है उसकी सेंस, उस सेंस को क्रिएट करेगी, राइट, वो इंफीरियरिटी को क्रिएट करेगी इंडियंस के माइंड में। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, और इससे लोग ये समझेंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर है और हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा जो ओन कल्चर है, वो जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. महात्मा गांधी ये कहते थे कि ये एक पॉइजन है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये एक जहर की तरह है। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. और जो इंडियंस इन इंस्टीट्यूशंस में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ेंगे वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लग जाएंगे, वो ब्रिटिश रूल को मानने लग जाएंगे। महात्मा गांधी को इस चीज की भी काफी संभावनाएं दिखाई दे रही थी, राइट।
Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave education institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. महात्मा गांधी ये चाहते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडियंस को उनकी सेंस ऑफ डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे। नेशनल मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने स्टूडेंट से अर्ज की कि अब वो ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन ना ले और ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना पढ़े, और ब्रिटिशर्स को ये बताए कि अब हमें उनके एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो हमें अपनी एजुकेशन से गुलाम नहीं बना सकते। राइट, सो यही चीजें इसमें पूरी लिखी गई है। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching. Education in English gripped Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them stranger in their own lands. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. महात्मा गांधी इस बात को स्ट्रांगली फील करते थे, मानते थे कि जो टीचिंग है वो इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, ना कि फॉरेन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। फॉरेन लैंग्वेजेस को अगर हम सीखेंगे तो हम स्ट्रेंजर हो जाएंगे अपनी ही जमीन पर, अपने ही लोगों से हम दूर हो जाएंगे। राइट, ये महात्मा गांधी का सोचना था। Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. महात्मा गांधी ये मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो हमें केवल पढ़ना और लिखना ही सिखाएगी, हमें जो ज्ञान है, जो ओरल नॉलेज है, उससे वो हमें दूर करती जाएगी। वो केवल टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखा हुआ है हमें केवल वही पढ़ाते हैं, ना कि हमारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में वो डिफाइन करते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। राइट, ये सब चीजें महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी मानते थे वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, और वो स्ट्रांगली इसको कंडेम करते थे, स्ट्रांगली वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करते थे, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। ना टेल मी, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? Sir, clear. ओके, तान्या, मयंक, ओके, Sir, clear. राइट, Sir, clear. रणदीप, ईवा, तमन्ना, Clear. Yes, sir. Sir, clear. Clear. ओके ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। राइट, टैगोर क्या मानते थे? Many of you may have heard of शांति निकेतन. Do you know why it was established and by whom? आप लोगों ने आप में से काफी लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि ये किसने एस्टेब्लिश किया था और किसने एस्टेब्लिश किया था और कब किया था? राइट, सो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था 1901 में। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट। शांति निकेतन किसने एस्टेब्लिश किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब किया था? 1901 में। As a child, Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. रविंद्रनाथ टैगोर जब बच्चे थे तो वो कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। वो इसे एक सफोकेटिंग और ऑपरेसिव मानते थे। वो स्कूल को एक जेल की तरह मानते थे, इसलिए वो वहां पर कभी नहीं जाना चाहते थे। So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. जब बाकी बच्चे टीचर को सुनते थे, टीचर की बात सुनते थे, लेकिन टैगोर का दिमाग जो है वो दूसरी ही जगह पर चलता था, माइंड जो है वो दूसरी जगह चलता था। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. और अपने एक्सपीरियंस, स्कूल डेज के एक्सपीरियंस से उन्होंने कैलकाटा के अंदर एक स्कूल खोला। एक टैगोर अपने आइडिया पर कैलकाटा में एक स्कूल खोला जहां पर बच्चे जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगे, बच्चे जो है वो हैप्पी रहेंगे, वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनके मन में चीज आए वो कर सकते हैं। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be a time of self learning. टैगोर ये मानते थे कि बचपन जो है, चाइल्डहुड जो है वो सेल्फ लर्निंग का है, वो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। Outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. ब्रिटिशर्स का जो स्कूलिंग सिस्टम सेटअप किया था ब्रिटिशर्स ने, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है उनको क्लियर करना चाहिए, क्यूरियोसिटी को डेवलप करना चाहिए। टैगोर का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स के एग्जिस्टिंग स्कूल है वो बच्चों की नेचुरल डिजायर को मार देते हैं, उनके क्रिएटिव आइडियाज को खत्म कर देते हैं, उनकी सेंस ऑफ वंडर को खत्म कर देते हैं।
Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment, so he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. टैगोर का ये मानना था, टैगोर का ये देखना था कि क्रिएटिव लर्निंग के लिए हमें नेचुरल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, हमें शांत जगह चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल को कैलकाटा से 100 किलोमीटर रूरल एरिया में सेटअप किया, जहां पर इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, ना ही कोई इंडस्ट्रीज थी, ना ही कोई वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना था. He show it as an abode of peace, Shanti Niketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. Right? और उन्होंने इसे abode of peace, शांति निकेतन नाम दिया, जहां पर बच्चे शांति से नेचर के साथ अपने आइडियाज को, अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को जाहिर कर सके, अपनी क्यूरियोसिटी को अपने टीचर्स के साथ बांट सके, शेयर कर सके. In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. They were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with that he saw as the best within Indian tradition. देखिए, कई सारे चीजों में महात्मा गांधी और टैगोर के सिमिलर विचार थे, सिमिलर आइडियाज थे, सिमिलर व्यूज थे, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस भी थे. महात्मा गांधी बिल्कुल वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, वो स्ट्रिक्टली उनको क्रिटिसाइज करते थे, राइट, वो क्रिटिक करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को. लेकिन टैगोर जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी फॉलो करते थे, और वो ये चाहते थे कि इंडियन ट्रेडिशन के साथ हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी फॉलो करें, ताकि हमारा बेस्ट आइडियाज, बेस्ट टैलेंट निकलकर सामने आए. It's 12 o'clock. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलोंग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस. वो इस बात पर जोर देते थे कि शांति निकेतन के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट, म्यूजिक और डांस भी पढ़ाया जाए बच्चों को. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that system could be extended so as to include wider section of people. Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. देखिए, कई सारे लोग थे, कई सारे अलग अलग थिंकर्स थे जो मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई सारे इस बात पर भी जोर देते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ हमारे अपने कल्चर, इंडियन कल्चर को भी हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हम ट्रूली नेशनल बन सके, एक राष्ट्रीय नेशनलिस्ट बन सके, राष्ट्रीयता का प्रतीक बन सके, नेशनल सिंबल बन सके, राइट. लेकिन ये एक डिबेट है कि नेशनल एजुकेशन क्या है, राइट, राष्ट्रीय शिक्षा क्या है. इस पर हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद भी, आजादी के बाद भी इस बात पर डिबेट चलती रही कि असल में नेशनल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है, राइट. क्लियर है यहां तक? देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रैक्टिकल लर्न करने की चीज नहीं, तो हमें थ्योरेटिकल इसको एज ए स्टोरी की तरह लेना है और एज ए स्टोरी की तरह ही इसको हमें लर्न करना है, राइट. सो एनी डाउट अभी तक? सर, शांति निकेतन अकेले रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था? यस, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडर थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Okay. Let's take a look on the worksheet of this chapter. Right. Worksheet 1. The ideas of William Jones were supported by blank. William Jones के आइडिया को किसने सपोर्ट किया? हेनरी थॉमस कॉलब्रुक ने. हेनरी थॉमस कॉलब्रुक. विलियम एडम टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल. जस्ट हमने अभी रीड किया है, बिहार और बंगाल में उन्होंने टूर किया था. Who attacked the ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटलिस्ट को किसने अटैक किया? जेम्स मिल ने या थॉमस मैकोले ने? जेम्स मिल. दोनों ने ही किया था. जेम्स मिल ने भी, थॉमस मैकोले ने भी, दोनों ने ही. बोथ ए एंड बी करेक्ट है ये, बोथ ए एंड बी. Which of these names was associated with the establishment of सेरामपुर मिशन? इनमें से सेरामपुर मिशन से कौन से जुड़े हुए थे? विलियम कैरी, राइट, विलियम कैरी. यस. नेक्स्ट, विलियम जोन्स अराइव्ड इन ब्लैंक इन 1783. विलियम जोन्स कहां पर आए थे? कैलकाटा में. कैलकाटा. नेक्स्ट, ब्लैंक शो इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. कौन इंडिया को अनसिविलाइज्ड कंट्री मानता था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, राइट. नेक्स्ट, ये ट्रू फॉल्स है, ये आप देख सकते हैं.
उसके बाद वर्कशीट 2, जेम्स मिल was a blank who toured the district of Bengal and Bihar, severe critic of the Orientalist. वो ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिक थे, ओरिएंटलिस्ट का विरोध करते थे जेम्स मिल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। थॉमस मैकॉले शो इंडिया एज एन ब्लैंक कंट्री, थॉमस मैकॉले इंडिया को क्या देखते थे? अनसिविलाइज्ड कंट्री, राइट, अनसिविलाइज्ड कंट्री। नेक्स्ट, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथानियल हेलेल्ड सेट अप द ब्लैंक एशियाटिक सोसाइटी। कल की क्लास में हमने किया था, अगर आपको याद हो, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। Many British officials said that knowledge of the blank was full of errors, right? ईस्ट की वो नॉलेज को फुल ऑफ एरर्स देखते थे, इसलिए वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंप्लीमेंट किया जाए। There was no system of annual exams in blank. एनुअल एग्जाम्स कहाँ पे नहीं होते थे? लोकल पाठशाला जो थी, पाठशाला के अंदर। After 1854, the company decided to improve the system of blank education. अभी बताया था, vernacular education, right? Blank believed that education was not only about literacy but also about the development of mind and soul. किसका ये मानना था कि एजुकेशन केवल लिटरेसी के लिए नहीं होती, बल्कि माइंड और सोल का डेवलप करने के लिए होती है, दिमाग और आत्मा के लिए होती है, शुद्धि के लिए। किसका मानना था? महात्मा गांधी, राइट, महात्मा गांधी का मानना है, राइट। अब देखिए मैच द कॉलम देखते हैं। 1781 में क्या हुआ था? फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मदरसा, मद्रास नहीं है, ये मदरसा आएगा यहाँ पे। कलकत्ता मदरसा की शुरुआत हुई थी 1781 में। 1830 में क्या हुआ था? रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट कंपनी को दी थी, अभी हमने इसी क्लास में थोड़ी देर पहले किया है। विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट कंपनी को प्रोवाइड की थी। 1835 में मैकॉलेज ने अपनी रिपोर्ट दी थी कंपनी को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, मैकॉलेज मिनट। 1854 में वुड्स डिस्पैच, राइट, 1854 में वुड्स डिस्पैच। एंड 1857 में फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, 1857 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है उसकी स्थापना हुई थी 1857 में, राइट। सो दीज आर द वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर 8 ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? यस, टेल मी। यस सर, यस सर, Yes, sir. Right. Okay, let's take a look on the NCERT question answers of this chapter. NCERT question answers. Maithili, can you see the screen? आपने ही बोला था। Yes, sir. Right. देखते हैं। So these are the NCERT question answers. So देखिए, match the column. William Jones, respect for ancient culture. Ancient culture की respect भी वो करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी हमने देखा है। थॉमस मैकॉले, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे। महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वो इंग्लिश एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते थे। पाठशाला गुरु चलाते थे, जो गुरुज होते थे वो पाठशाला चलाते हैं। नेक्स्ट, ये ट्रू फॉल्स है, आप ये देख सकते हैं, इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाई डिड विलियम जोन्स फील्स द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? विलियम जोन्स ये क्यों मानते थे कि इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ पढ़ने की नीड है, जरूरत है? सो देखिए, विलियम जोन्स केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। ही शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया ऑफ द वेस्ट। देखिए, विलियम जोन्स जो है, उन्होंने इंडिया को एक अलग ही एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने पढ़ा कि इंडिया जो है वो एक अलग ही पर्टिकुलर एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वो काफी डीपली रिस्पेक्ट करते थे एंशिएंट कल्चर की, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वेस्ट का हो। Jones and Colebrook felt that India had attained its glory in the ancient past. It declined later on. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts produced in the past. Second point is most important. ये करना ही है। जॉन्स और कोलब्रुक ये मानते थे कि इंडिया जो है वो एंशिएंट टाइम में उसकी ग्लोरी जो है वो सबसे ऊंचाई पर थी, राइट। उसकी जो ग्लोरीफाइड है, यानी कि उसका जो एपिटोम पर थी, उसकी जो ग्लोरी थी। इट डेक्लाइंड लेटर ऑन, लेकिन धीरे धीरे ये जो है कम होती चली गई। सो वो ये मानते थे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इंडिया को समझने के लिए इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट। ये नेसेसरी है कि इंडिया के सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट को पढ़ा जाए। सो ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड, दीज टेक्स्ट वुड रिवील द आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। और इन टेक्स्ट से उन्हें
हिंदू और मुस्लिम के आइडियाज, लॉज के बारे में पता चला, जिससे कि उनका फ्यूचर में डेवलपमेंट किया जा सके। Jones and Colebrook believed that their project would help the British learn from Indian culture. जॉन्स और कोलब्रुक का ये मानना था, ये बिलीव था कि उनके इस प्रोजेक्ट से ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी इंडियन कल्चर को लर्न कर सकते हैं। इंडियंस वुड आल्सो रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, और इंडियंस भी अपने हेरिटेज को रीडिस्कवर कर सकते हैं, दोबारा से अपने पास्ट को जान सकते हैं। इन दिस वे द ब्रिटिश वुड बिकेम गार्जियंस एंड मास्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर के मास्टर्स और गार्जियंस जो हैं वो बन सकते हैं। So the second point and the fourth point is most important for this question. Second and fourth, और आप थर्ड भी कर सकते हैं इसमें, अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 पॉइंट कर लेंगे that is enough, right? These 3 points are enough, right? Clear? Yes, sir. Tell me, 3 points are enough? Yes, sir. Next, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ये क्यों सोचते थे कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है? सो देखिए, जेम्स मिल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, वो ओरिएंटलिस्ट को का विरोध करते थे। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट। वो ये मानते थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो नेटिव्स को, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको वो पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि ब्रिटिशर्स को उन्हें वो पढ़ाना चाहिए जो जरूरी है, राइट? थर्ड पॉइंट की कोई ज्यादा जरूरी नहीं, थर्ड पॉइंट आप इसका स्किप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड एंड नॉट द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। वो ये मानते थे कि इंडियंस को जो है साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से फैमिलियर होना चाहिए, ना कि अपने सैक्रेड लिटरेचर से। सो थर्ड, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है इसका। Macaulay urged the British government in India to stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it had no practical use. Macaulay ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहा कि वो इंडिया में मनी वेस्ट करना बंद कर दे ओरिएंटल लर्निंग के पीछे, क्योंकि इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। सो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दोनों को टिक कर सकते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। Sir, what is the meaning of urged? अर्ज्ड, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहा, ये रिक्वेस्ट की। एक स्ट्रिक्टली तौर पे हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बोल दिया, जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमारे जूनियर होते हैं, उनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, राइट? लेकिन जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हम अर्ज करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम आप मत कीजिए, राइट? सो उसको बोलते हैं अर्ज्ड। क्लियर? Yes, sir. Right. Next point. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the development in the Western science and philosophy. वो ये मानते थे, उनका ये फील था कि इंग्लिश की नॉलेज होने से इंडियंस जो हैं वो दुनिया के जो बेहतरीन लिटरेचर है उसको पढ़ सकते हैं, और वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी और वेस्टर्न डेवलपमेंट से भी वो फैमिलियर हो सकते हैं अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो, राइट? सो ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के। The teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. और फोर्थ पॉइंट, सो इसमें आप 4 पॉइंट याद कर सकते हैं, दैट इज इनफ। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ एंड सेवंथ, दीज 4 पॉइंट्स आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों पढ़ाना चाहते थे? सो देखिए, क्यों? पीपल वुड वर्क विद देयर हैंड्स, क्योंकि लोग अपने हाथों से काम कर सकें। द क्राफ्ट कुड डेवलप देयर माइंड्स, क्राफ्ट से उनका माइंड जो है वो भी डेवलप होता है। इट वुड आल्सो डेवलप देयर कैपेसिटीज टू अंडरस्टैंड, और उनकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटीज होती है, वो भी इससे डेवलप होगी। महात्मा गांधी ये सब सोचते थे उसके बारे में, राइट? और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? महात्मा गांधी ये क्यों सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भारतीयों को एनस्लेव करेगी, गुलाम बनाएगी? सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंडियंस तक। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, नंबर 1। नंबर 2,
charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indian educated in these institutions admire British rule. महात्मा गांधी ये मानते थे कि अगर जो बच्चे ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ेंगे वो ब्रिटिश रूल को भी एडमायर करेंगे, वो ब्रिटिश रूल को भी सही मानेंगे, इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे. सेकंड पॉइंट. थर्ड, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. महात्मा गांधी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जो इंडियंस को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ डिग्निटी को इंप्रूव करे. थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज महात्मा गांधी स्ट्रांगली वाज इन फेवर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग. महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग है, पढ़ाई का जो माध्यम है, वो इंडियन लैंग्वेजेस में होना चाहिए. राइट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा. फिफ्थ पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, Mahatma Gandhi further said that Western education focused on reading and writing rather than oral knowledge. यहाँ तक, नॉलेज तक. महात्मा गांधी ये मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो केवल रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करते हैं, ना कि ओरल नॉलेज पर. और लास्ट पॉइंट, पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स एंड लर्न ए क्राफ्ट, दे शुड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. अगर लोग अपने हाथों से काम करेंगे सो वो ये जानेंगे कि डिफरेंट थिंग्स को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं. राइट. So these are the NCERT question answers of chapter 8. Clear?